व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कुलभूषण यादव की नाम की बाज़गश्त, उसकी अपील के मामले को लेकर हुकूमत का आने वाला ऑर्डिनेंस, इसकी बाज़गश्त आज पाकिस्तान कौमी असम्बली में जारी रही और इसी पे बात होती रही। कुलभूषण यादव एक अहम कैरेक्टर है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। हमें ये पता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है उनको जो मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ की तरफ से या किसी और की तरफ से, या उनको ये सुनना पड़ा कि वो शायद मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, उसमें ये कुलभूषण यादव का बड़ा अहम रोल है। तो कुलभूषण यादव कोई एक जासूस नहीं है जिसको आप अलहदा डील कर सकते हैं। इसको हमने सियासी पस मंज़र में भी देखना है कि नवाज़ शरीफ के ऊपर एक तो इल्ज़ाम ये था कि वो मुल्क दुश्मन इसलिए हैं कि उन्होंने डॉन लीक्स की, वो मुल्क की मफादात के ख़िलाफ़ इसलिए भी हैं नवाज़ शरीफ साहब, जिन लोगों ने उन पर तनकीद की कि वो मोदी को अपनी निजी मीटिंग्स में बुलाते हैं, वो जंदाल के साथ बिजनेस डील्स करते हैं, और वो कुलभूषण यादव के मुतल्लिक वो सॉफ्ट एक्शन नहीं ले रहे, उनका नाम तक नहीं ले रहे जो कि जिस तरह उनको लेना चाहिए बीइंग द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तो कुलभूषण ने कम से कम एक प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोवर्शियल करने में, उसकी क्रेडेंशियल्स, उसकी लॉयल्टी मुल्क के साथ, उसकी वफादारी को चैलेंज करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। उसी कुलभूषण को आज ऑपोजिशन के मुताबिक वो एक एनआरओ दे रही है और उसको एक रिलीफ दे रही है कि जो आर्मी की कोर्ट से उसको जासूसी के तौर पे सज़ा हुई, जासूसी करने के इल्ज़ाम में सज़ा हुई, उसके लिए रिलीफ या उसके लिए एक और अपील करने का राइट दे रही है एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। और तो और क्योंकि इंडियन हाई कमीशन ने अपना लॉयर नहीं किया, कुलभूषण यादव ने अपना लॉयर नहीं किया, तो हुकूमत खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि आप कोई वकील मुकर्रर कर दें। इन तमाम चीज़ों को हुकूमत के नज़दीक तो वो इंसाफ को पूरी तरह पैरामीटर्स को पूरा करिए कुलभूषण केस में, लेकिन अपोजिशन के नज़दीक क्योंकि कुलभूषण की वजह से नवाज शरीफ बहुत डैमेज हुए थे, तो उन्होंने आज एक बहुत बड़ा इशू बना के रखा। सुन लेते हैं ज़रा आज बिलावल भुट्टो ने पहले क्या कहा और ख्वाजा आसिफ ने भी। पहले कुलभूषण की बात पे बिलावल भुट्टो साहब की बात। जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है, आजाद करवा दिया है। वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो फिर एहसानुल्लाह एहसान से धमकी आता है। आज से नहीं, शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला है, पीआरटी मंसूबा को भी एनआरओ मिला है, मालम जब्बा पे भी एनआरओ है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी एनआरओ है, चीनी चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को ऑपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम एक नया एहतसाब के इदारा खड़ा कर दें। एक इदारा हो सारे पाकिस्तान के लिए। वो जैसे मैंने आपको कुलभूषण यादव की वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब को बड़े बुरे हालात में जाना पड़ा, उनको उन पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगे, मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम लगे। इसलिए ख्वाजा आसिफ ने भी आज आड़े हाथ लिया कुलभूषण यादव पे जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आना चाहती है, जिसमें उसको अपील का राइट दिया जा रहा है, बल्कि अपील के लिए वो चली भी गई है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। उसको लेकर ख्वाजा आसिफ ने आज क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी, हमें ताने किए दिए जाते थे कि मोदी का यार है। आज कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। तो आज ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है, कश्मीर मक्तल बना हुआ है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज है आज मोदी के आगे? ये इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। आज ये हुकूमत बताए, प्राइम मिनिस्टर बताए, क्यों सौदा कर रहे हैं पाकिस्तान की गैरत का और पाकिस्तान की हमीयत का? कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। आप इंटरनेशनल प्रेशर में जो है, कभी आप किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, पहला सवाल तो आपसे बनता है, अगर यही काम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया होता या पीपल्स पार्टी ने किया होता तो पूरा मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत से लोग जो हैं वो इनको मुल्क दुश्मनी का सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं, इसलिए ये बेचारे सही चीख रहे हैं मेरा ख्याल से। वुड यू एग्री टू दैट कि आज अगर पीटीआई ये सब कुछ कर रही है तो उसकी मजबूरी क्या है और क्या उसके लिए जायज़ है वो काम जो नवाज शरीफ साहब के लिए जायज़ नहीं था, जिसमें वो गद्दारी के सर्टिफिकेट मिले उनको?
ताने मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काश ख्वाजा आसिफ साहब ने ये सारी बातें अपने दौरे हुकूमत में मियाँ साहब के सुनाई होती, उनको कहा होता और वो उसके मुताबिक एक्शन करते तो बहुत ही अच्छा होता। और जो आज बहस हुई है वो भी मैं समझता हूँ कि लाइल्मी की बुनियाद पे है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला सबने पढ़ा होता और पाकिस्तान आर्मी एक्ट कानून पढ़ा होता और हमारी जिम्मेदारियां देखी होती कि आगे क्या है, हमने क्या करना है, तो शायद ये बहस इतनी ना होती। हमें एक गिला जरूर होता हुकूमत से, हमारे सियासतदानों को, अपोजिशन वालों को गिला जरूर होता हुकूमत से कि जनाब आपको पार्लियामेंट में आके बात करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। लेकिन ये गिला ना होता कि एनआरओ है और ये है वो है। ये मेरा ख्याल है लाइल्मी की बुनियाद पे ये बातें की जा रही हैं। असल किस्सा क्या है? पहली बात तो ये कि जब पिछली गवर्नमेंट में ये हमने एक्सेप्ट कर लिया कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके दिफा करेंगे भारत के दी हुई एप्लीकेशन का या उस केस का, तो वो फैसला आपका गलत था। आपको वहां जाना नहीं चाहिए। आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को उनके खत का जवाब देना चाहिए था कि ये आम केस नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी नेशनल सिक्योरिटी से, और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हम इस केस को किसी आम अदालत में नहीं, अपने मुल्क में जहां कत्ल किए गए, जहां हजारों लोगों को मारा इस आदमी ने, हम इसका केस यहाँ चलाएंगे। लिहाजा आप जाते ना, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का अदारा है और वहां से कभी भी वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अगर एक पार्टी अगर कहती विड्रॉ कर लेती पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो केस ना होता, बाइंडिंग ना होता, ठीक है। लेकिन मैं आपसे, मेरा एक सवाल, बुनियादी सवाल है कि ऑपोजिशन आज ये कह रही है कि यही काम नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब ने किया होता तो क्या उनको फैसिलिटेटर ऑफ कुलभूषण यादव या मोदी का ताना ना मिलता? मैं उधर आता हूँ। नहीं, कह रहे हैं ना जी, ला इल्मी की बुनियाद नहीं। मुझे आप बाद में मौका ना दे बोलने का। नहीं सर, अगर वजाहत करने देंगे पूरी, नहीं आप इस वक्त अगर पूरी वजाहत करने देंगे तो आगे सर आपके पास ही आया हूं पहले, वरना आप कर लें, वरना मैं बाद में बोलूंगा वो नहीं। लेकिन ये किस्सा ये है कि ये केस जो है ये चला और फिर मियां साहब की स्टेटमेंट वहां पे कोट की गई कि ये कहा गया कि जनाब आपके वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता, क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे? तो फिर हमारे वकील ने वहां पे उसका जवाब दे के तो जान छुड़ाई, वरना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको कटहरे में खड़ा कर लिया था आपके प्राइम मिनिस्टर के बयान की वजह। अब किस्सा ये है कि ये आदमी एक सर्विंग आदमी था, सर्विंग ऑफिसर था नेवी का। सर्विंग ऑफिसर का केस फौज में चलता है, उसका कोर्ट मार्शल वहां होता है और उसके पास कोई हक नहीं होता। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, इसलिए उसके बाद राइट है। चलिए आप कर लीजिए। जी आप करें। जनरल साहब, आपने बड़ा अहम बात बताई है। आपने कहा कि नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट भी यही कह रहा है, जो पाकिस्तान इंप्लीमेंट करने जा रहा है कि उसको राइट मिलना चाहिए। मैंने ये वजाहत नहीं की, मैंने ये नहीं की, आपकी वजाहत है, आप करें। आप चलिए। अच्छा आप बता दें, कंप्लीट कर लें जल्दी। नहीं आप करें, आप प्रोग्राम करें। नहीं सर बता दें, मैं चाह रहा था कि आगे मूव करें डिबेट को, आप कंप्लीट कर लें। नहीं मूव करें ना, मैं तो एक ही दफा आपको एक्सप्लेन कर देता सारा के साथ। जी बताएं। बात ये है कि जब आपके पास कानूनन उसको हक नहीं है कि वो जाके इंटरनेट ये सिविल में अपना रिव्यू करा सके, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता सर्विंग ऑफिसर। लेकिन दूसरी तरफ आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है उस कोर्ट ऑर्डर की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको दिया है, वो आपकी जिम्मेदारी बन गई है जब आपने उसकी ज्यूरिसडिक्शन। अब उसके लिए आपको एक ऑर्डिनेंस पास करना है, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती, नून लीग की होती या किसी की भी होती, उसको करना पड़ना था। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि आप अगर पार्लियामेंट में इसके ऊपर पहले चले जाते या बाद में चले जाते, आप ये गिला कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ये एनआरओ है, ये मेरा ख्याल एक जहालत वाली बात है, लाइल्मी की बात है। ऐसी बात कतई नहीं करनी चाहिए। ये एनआरओ नहीं है, ये आपकी वो जिम्मेदारी है जो आपके पिछली बिल्कुल सर पूरी करनी। जनरल साहब बिल्कुल आ गया, लेकिन मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा। आबिद शेर अली साहब, फिर आप लोग क्यों इसको एनआरओ और कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? ये तो आपकी गवर्नमेंट भी होती तो आपको भी ये करना पड़ता। दूसरा, जनरल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि हमारे खिलाफ फैसले में पॉइंट्स आ गए थे जब उन्होंने मेंशन किया इंडियन वकील ने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो यहाँ तक कहा कि हम बॉम्बे में बंदे भेजते हैं और हमें बंदे नहीं भेजने चाहिए, दहशतगर्द नहीं भेजने चाहिए। योर टेक और आबिद शेर अली साहब, और वार्म वेलकम बाकी पैनलिस्ट को। जी साहब, जनरल साहब को तो ज़्यादा पता है, फिर डॉन लीग की तरफ जाएंगे। मैं भी वजीर रहा हूँ तो मैं वो नेशनल इशू कोई ऐसे उस पर बात नहीं करना चाहता। जनरल साहब को मेरे से ज़्यादा पता है कि डॉन लीग क्या है, और नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने मुल्क की मफाद रखा। उस वक्त भी जनरल साहब बाबर का इशू हुआ, उस वक्त भी वजीर आजम को कसूरवार बना दिया। कारगिल में घुटने किसने टेके? आप एक
कहते हैं कि लड़ें, दूसरी तरफ आप घुटने टेक देते हैं। ये आपको दुरुस्त समत में लेकर जाना पड़ेगा। जब बातें पॉलिटिशियंस के तो मुस्बत राहें निकलती हैं, उस वक्त उनके वजीर आजम आते हैं, मामला को रिजॉल्व करना चाहते हैं। जब वाजपेयी आता है, कारगिल का इशू बाद में करा दिया जाता है। जब मोदी मिलने आता है, उस वक्त डॉन लीग के इशू को बनाकर प्राइम मिनिस्टर पर कीचड़ उछाला जाता है। ये नवाज शरीफ साहब को उस वक्त मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया जी कि इंडिया के अंदर स्टील मिलें हैं, उनका बिजनेस है, तो ये बैठे हैं हुकूमत में, ले आए, इनकी ये आशीर्वाद है हुकूमत को, हुकूमत इनके साथ है। आप मुझे बताएं, कुलभूषण यादव ने एडमिट किया हुआ है क्राइम को, जो उसने बलूचिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान को की 100 स्टेक पे लगाया। अब आप देखें, इंडिया की बहादुरी देखें, उन्होंने तो नहीं दिया आपको, आप खुद वकील कर रहे हैं, तो ये हुलतकारी नहीं तो और क्या है। आप वकील भी उनके हैं, आप स्पोक्स पर्सन भी हैं पाकिस्तान में, आपने एनआरओ दिया है, ने जाना है यूएनओ में, अगले महीने में आपके सिलेक्टेड वहां पर जाके खिताब करना है। उस खिताब से पहले आप सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में कोई और मजहबी हो और भी चीजें हों। तो आप मैं ये समझता हूँ कामरान शाहिद साहब जी, पाकिस्तान के साथ बड़ी जुल्म है, ज्यादती है कि आप के सामने घुटने टेक रहे हैं, आप अपने कश्मीरियों भाइयों का सौदा कर रहे हैं, जो लाखों कश्मीरी शहीद किए गए। आप आज उनसे पाकिस्तान मुंह मोड़ रहा है, आज पाकिस्तान कश्मीरियों के खून से मुनहरफ हो रहा है। लेकिन उसमें इमरान खान का कसूर तो कोई नहीं है आबिद भाई, ये तो मोदी ने किया जो किया कश्मीर में। जी मेरी एक मिनट शायद भाई बात सुने। जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं। के साथ जो जज साहब बैठे हैं, मुझे अफसोस है कि ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये नहीं होना चाहिए ऑपोजिशन का। क्यों नहीं? पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के लोगों ने हमें वोट दिया है, पाकिस्तान की आवाज उठाएंगे। उस वक्त तो आप मुर्दे निजाम बनाते थे कि जी डॉन लीग होगी, उस वक्त आप नवाज शरीफ को कहते थे, आपने लोगों को प्लांट किया नवाज शरीफ के अगेंस्ट, आपने धरने चला के नवाज शरीफ को गालियां चलाई। ये आप भुगतना पड़ेगा मोहतरम जनरल साहब, भुगतना पड़ेगा। जिस तरह आपने गांठें बांधी ना, अब दांतों से खोलनी पड़ेगी। अब हर जगह पाकिस्तान की जागनसाई हो रही है, तो इसलिए यही बातें हैं कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के लिए पाकिस्तान की ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। मेरी बात आबिद भाई जी आपका ये पॉइंट आ गया, मैं इस पे बिल्कुल आगे भी। फरक हबीब साहब, अब देखें जो बात पीपल्स पार्टी कर रही है, आप भी शेर अली साहब कर रहे हैं, शैला रजा साहब की पार्टी कर रही है। शैला साहब आपको भी बहुत वार्म वेलकम प्रोग्राम में। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इससे पहले इनके ऊपर मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बांटे, इनको ताने दिए, तो ये कोई अच्छी सियासत तो नहीं थी ना। अपोजिशन इस वक्त अच्छी सियासत कर रही है अगर आपको ताने दे रही है कि कुलभूषण को एनआरओ दे दिया, एहसान अल हसन को एनआरओ दे दिया, ना आप लोगों ने अच्छी सियासत की दाग बिल डाली जब नवाज शरीफ को, जो कि ऑब्वियसली मुल्क के इलेक्टेड लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उनको गद्दार, मोदी का यार, पता नहीं क्या कुछ कह दिया आपने। योर टेक फरक हबीब। देखें कामरान, बात यह है, जब आपको याद होगा, आपके इल्म में होगा कि कुलभूषण यादव को पकड़ा तो उस वक्त जो है दहशतगर्द जब पकड़ा तो उस वक्त परवेज़ रशीद को DGISPR को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इनमें इतनी जुर्रत पैदा नहीं हो रही थी ये आके ऐलान कर दें कि हमने भारतीय जासूस को जो है वो पकड़ा है। जब ये मोदी के हलफ पे गए थे तो ये जंदाल को मिलना पसंद किया था, हुर्रियत रहनुमाओं को ये नहीं मिले थे। मैं रिकॉर्ड के ऊपर ये बात रखना चाहता हूँ। मुझे किसी को ना तो गद्दारी का सर्टिफिकेट देना है, ना किसी को मुझे मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट देना है। मैं तो फैक्ट्स पे बात करूँगा। हमला भारत के अंदर होता है, अभी भारत हमें सबूत भी नहीं दे रहा था, तहकीकात नहीं हो रही होती, हम भाग के जाके गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। से इतना ही मसला था तो आप जो है वो ICJ की जुरिस्डिक्शन ना मानते। PMLN की हुकूमत थी उस वक्त, जब अफगानिस्तान के अंदर अपना असर रसूख इंडिया बढ़ा रहा था उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी। जब चाबहार के अंदर असर रसूख बढ़ा रहा था ईरान के साथ उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी। जब पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत तनहा करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त इनकी हुकूमत थी। आज अगर आप देखें इन तमाम तनाजुर के अंदर तो हमने अमली तौर के ऊपर इस खित्ते की सियासत में भारत को तनहा कर दिया है। आज अफगान अमन प्रोसेस में भारत शामिल नहीं है, मोदी नहीं है। चाबहार से मोदी किक आउट हो चुका है, लद्दाख में उसको इश्यूज़ का सामना है, नेपाल से इश्यूज़ का सामना है, पाकिस्तान ऑलरेडी उसको पूरी दुनिया
दुनिया के अंदर आरएसएस की, मोदी की आइडियोलॉजी को वज़ीर आज़म इमरान खान फारूक साहब, एक बात ने सुनिए। बेहतरीन अंदाज से जो है वो मुतारफ करवाया है। तो ये आज हमें असेंबली में, तो सुन लें सर, 1 मिनट सवाल कामरान सुन लें जी, मैं कह रहा हूँ सवाल ले लें, आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ तक तो आपने सही कहा कि जो आप नरेशन ऑफ इवेंट्स दे रहे थे मेरे हिसाब से, लेकिन ये जो आपने कहा है कि जी आपने फॉरेन फ्रंट के ऊपर जो झंडे गाड़ दिए, मुझे ये बताएं कि आप तो ओआईसी के ऊपर कोई इजलास तक नहीं ले सके, कोई करारदार तक नहीं ले सके, जो कश्मीर के अंदर जुल्म कर दिया मोदी ने, उसने पूरा वायलेशन कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे साथ तो एक बंदा नहीं खड़ा हुआ था ओआईसी का। जी कामरान, आपसे पूछ रहा हूँ जी फारूक साहब। कामरान बात यह है, हर चीज़ का जो है वो एक सीक्वेंस है। हर मुल्क का किसी न किसी मुल्क के साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट है। ये आज ओवरनाइट चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये 40 साल से ये इश्यूज़ बढ़ रहे थे। जब मोदी हमारे इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को भारत बढ़ा रहा था, ये आज की नहीं है, लेकिन उसको बैक गियर लग गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत को पसपाई हो रही है। उनकी जो एक कंटिन्यूस फॉरेन पॉलिसी थी, जो पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड में और दूसरी दुनिया में तनहा करने के हवाले से थे, उसको बैक गियर लग गया। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। इसके ऊपर फैसले के ऊपर करवाना है। मैं इस पे आप दुनिया से तनहा नहीं चल सकते। फारूक साहब, बात ये बचगाना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं जो हम असेंबली में दे रहे हैं कामरान, इनको होश के नाखून लेने पड़े। आपका ये पॉइंट आ गया, ये गैर जिम्मेदाराना है। क्विकली आप शर्ली साहब को कुछ रिस्पॉन्स बिलावल साहब इत्तेदार हसन साहब से मशवरा ले लेना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट के ऊपर, फिर क्विकली शर्ली साहब में जाओ। क्विकली आबिद साहब। देखिए इमरान साहब, इंडिया को मुस्तकिल मेंबरशिप के लिए किसने वोट दिया? नवाज शरीफ की हुकूमत में वोट देते तो ये साहब हमें कहते जी कि गद्दारी का सर्टिफिकेट देते, हमें हम पे स्टैंप करते गद्दारी की। वोट आप देते हैं कश्मीर के इशू पे, आपने कभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को नहीं मिले, आप मुस्लिम ममालिक के वोट नहीं ले सके, आप यहाँ पे यूएई के वोट नहीं ले सके, आप तनहा रह गए। उनकी फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाल दिया, आपने कश्मीर को बेच दिया। आप कश्मीर की बात करना भी आप जुर्म तस्वर करते हैं। आपकी इतनी औकात नहीं कि अभी आपने डैम बनाने के लिए किया, इंडिया ने वहाँ पे झंडा गाड़ दिया, आपकी इतनी जरूरत नहीं कि आप उसको अपोज कर दें। इंडिया की स्टेटमेंट को पाकिस्तान की टेरिटरी है। नवाज शरीफ साहब ने शायामीर बादशाह डैम की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कश्मीर के अंदर नीलम केलम डैम बनाया, इंडिया को अपोज किया। हमने हर अपने मुल्की मुफादात में काम किया। आपने क्या किया? आपने तो हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका दिया, हर कश्मीरी का सर शर्म। चलो, आपका पॉइंट आ गया जी, मुझे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, आप साहब का पॉइंट आ गया। शैला रज़ा साहिबा, बात ये है कि जो मोदी का यार वाला जो नारा ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने लगाया था, वो भी गलत था। आज आप इस गवर्नमेंट को कह रहे हैं ये दहशत गर्दों के साथ है। आज देखें ना, बड़ी सिवियर स्पीच है, पूरी दुनिया जब ये रिपोर्ट कर रही होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि वो दहशत गर्दों के साथी हैं। ये तो बड़ी ज्यादती है। हम पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि हम टूरिज्म फैला रहे हैं, हम अमन फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपके लीडर कह रहे हैं खड़े होकर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दहशतगर्दों के साथी हैं। कुलभूषण के अलावा आपने एहसान का भी रेफरेंस दे दिया। हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़के जीते हैं और अभी भी जंग बाकी है। आपने ये बात कह दी, ये तो पाकिस्तान को अच्छा इमेज नहीं गया होगा आज जो बिलावल साहब ने गुफ्तगू की है। अच्छा, शुक्रिया कामरान। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ पारा चनार में जो ब्लास्ट किया गया है, और मैं तो वहाँ कभी नहीं गई, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम इतनी सारी चेक पोस्ट से गुजर के जाते, पता नहीं दहशतगर्द कैसे पहुँच जाते हैं। बहरहाल जितनी भी मजम्मत की जाए कम। जी। अब आपने जो बात की चेयरमैन बिलावल की कश्मीर कैंपेन में मैं शाना बशाना थी, और मोदी के यार को एक धक्का और दो, ये ज़रूर कहा था नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी मानती है कि उनकी अपनी भी ज़ाती दोस्ती है उनसे। ठीक है, हमारा मौक़िफ़ था कि रियासत की दोस्ती रियासत के साथ होती है, ज़ाती नहीं होती। ठीक, हमारा ये मौक़िफ़ था, हमने गद्दार नहीं कहा था। सेकंड ये कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं एहसान और कुलभूषण यादव में कोई फ़र्क नहीं समझती। दोनों ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की है, और जो एहसान को फरार करा सकते हैं वो कुलभूषण को भी करा। नहीं, आपने ये किस तरह कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको फरार कराया? थोड़ा इसका बताएं तो सही ना लोगों को, ये तो बड़ा इल्जाम है। प्राइम मिनिस्टर किस तरह दौरे हुकूमत में कराया गया है, उनके दौरे हुकूमत में कराया गया है, जैसे वो क्रेडिट ले रहे हैं फलाने दौर में ये हुआ, फलाने दौर में ये हुआ। दूसरी बात ये कि भारत को अगर चाबहार से हटाया है तो सिवाय ईरान के
किसने कश्मीर पे आवाज़ उठाई? आपके बड़े सऊदी अरब से दावे हैं, बड़े आप कार ड्राइव करते हैं, उनकी सब करते हैं, उन्होंने कभी टर्की ने भी आवाज़ उठाई है, तैयब एर्दोगान ने जी। और मलेशिया ने भी उठाई है, क्या बात करते हैं? टर्की को भी, मैं टर्की को भी, हाँ मैं टर्की कहूँगी, लेकिन सऊदी अरब वगैरह ने नहीं उठाई। अगर हम चाहते तो मैं बात कर लूँ, जी कर ले, मैं बात कर लूँ, जी करे। अगर हम चाहते तो वाकई उसको मेंबर नहीं बनने दिया जा सकता था अगर पाकिस्तान लॉबिंग करता, कम से कम मुस्लिम ममालिक से करता, और बरतानिया से भी की जा सकती थी। दूसरी बात ये कि लद्दाख के मसले पे या चाबहार के मसले पे आपका क्या किरदार है? वो तो चीन का किरदार है कि चाइना सही है, ये तो बात सही है, लद्दाख तो उनका है, अपने तरीक़ेकार अपनाए, इसमें आपका क्या है? आपने क्या किया? आप तो व्हाइट हाउस की चार दीवारी में फिर के आपने कहा, उसकी राहदारियों में फिर के कि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। ये वर्ल्ड कप था कि कश्मीर निकल गया? तो मेरा ये कहना है कि आपको कहा गया था कौंसलर रसाई, थर्ड टाइम आप कौंसलर रसाई दे रहे हैं। आपने खुद सारा बताया, 2 दिन पहले तो आपने टीवी पे चलाया, 2 दिन पहले तो मुख्तलिफ जगह पे टिकट्स चल रहे थे कि कुलभूषण ने कोई रसाई वसाई नहीं मांगी। फिर शैला साहब, मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि क्या आज, सर मेरी बात तो सुन लें, 23 जुलाई 2020 आप ये तहिया कर सकते हैं कि एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट ही देंगे, ख्वाह वो कुलभूषण हो या एहसान हो, या आप लोगों ने कंटिन्यू करना है इसको? हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, हमने आपने दहशतगर्द कह दिया प्राइम मिनिस्टर को, और से बड़ी क्या बात होगी? कहा गया यू कॉलिंग ऑपोजिशन कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान टेररिस्ट का जो यार है। नहीं आज जो कहा है बिलावल ने, धक्का और दो, नहीं जो बिलावल साहब ने आज कहा है। अच्छा हाँ, मैं आती हूँ आपकी बात पे, मैं आती हूँ आपकी बात पे। अगर कोई दहशतगर्द के सरबराह को पार्लियामेंट में खड़े होकर शहीद कहेगा, उस वक्त की हुकूमत की चीज़ों को गलत कहेगा, तो एक दहशतगर्द को शहीद करने वाले को, शहीद कहने वाले को मैं क्या कहूँ? क्या कहूँ मैं? मुझे बताएं ना। और दूसरी बात यह है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हमने जनाब बिल्कुल उस तरह से रसाई दी है, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है। क्विकली मैं जरा रिस्पॉन्स ले लूँ। फिर उसके बाद जब वो वहां से हट गए, आप कहने आ जाओ ना, जैसे तुम चाहोगे वैसे ही करेंगे, मुझे आ जाओ ना, आ जाओ, जी आपके पास ही आ रहा हूँ। तो आप कहाँ खड़े हैं यार? आप अपनी ऑपोजिशन के साथ कैसे और एक दहशतगर्द के साथ क्या रवैया रख रहे हैं? बड़ा ये हर्टिंग था कि आज दहशतगर्द का साथी कहा गया पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, या सहूलत कहा गया, विच इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल। क्या मैं, मुझे बताए ना क्या कहे? नहीं तो ये तो आप नहीं साबित कर सकती, अगर वो जेल से फरार हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने फरार कराया उसको, एहसान को, ये तो आप नहीं इल्जाम लगा सकते विदाउट एविडेंस। फरक हबीब साहब, जी कैसे फरार हो गया? फरक हबीब साहब कैसे फरार हो गया? जवाब दे भाई, फरार कैसे हो गया? खामोश क्यों रहे? जवाब दे, वो खुद बताते हैं कि मैं फरार हो गया। आपके शैला रजा साहिबा सुन लें जरा, मुझे जरा बात कर लेने देखें। बात ये है, मुझे आप बताएं, इस मुल्क के अंदर ड्रोन हमले भी होते रहे, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इनके अंदर जुर्रत नहीं होती थी जब आपके मुल्क की सॉवरेनिटी को पामाल किया जाता था और आकर जो है वो आपके लोगों को मार के जाया जाता था। उसके अंदर जितना लोगों के सिविलियन लोगों की जो शहादतें हुई हैं, जो लोगों को मारा गया है, वो भी आपके सामने है। उस वक्त भी इमरान खान ने जो है वो आवाज़ बुलंद की थी। नेटो ममालिक के अगर आप मेंबर हैं तो आप रोक नहीं सकते। हवाले से हमारा डे 1 सुन लें, आप किसी मुल्क को जाते हैं, आप मुल्क में आके ड्रोन हमले करे, आके कार्रवाइयां करे, क्या बात आप कर रही हैं? देखें, बात यह है कि हम तो शुरू दिन से जो है वो दहशतगर्दी के, पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अब बात यह है कि इस तरह असेंबली के अंदर खड़े होकर इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देना, अपने मुल्क को, प्राइम मिनिस्टर को दहशतगर्द कहना, कल को यही स्टेटमेंट्स जो हैं वो भारत जाके फिर ICJ के अंदर आपकी सुनाता है, यही स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर जो है वो कोट की जाती हैं। इनको सोचना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। यही बात होती है कि अगर एक लीडरशिप की जो है वो ग्रास रूट से ग्रूमिंग हुई हो, ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, फरक साहब, मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आपके लिए आपका रिस्पॉन्स आ गया। आपने ड्रोन की बात की, काश आप ये भी बताते हैं कि ड्रोन किस हुकूमत में
किसने उसकी इजाज़त दी, किसने अड्डे यहाँ प्रोवाइड किए, उसमें भी कंडेमनेशन होनी चाहिए थी, लेकिन वो आप बेवजह बोलते ही नहीं है। उसमें आपने एक पॉलिटिकल मसलहत है आपकी, आप चुप रहते हैं, तो आप भी बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आज से तहिया कर ले पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को, पॉलिटिकल लीडर्स को दहशतगर्द और हमने टेररिस्ट और हमने फैसिलिटेटर गद्दार नहीं कहना, इंडिया वगैरह काफ़ी नहीं है हमें ये कहने के लिए कि आप भी शुरू हो जाते हैं आपस में एक दूसरे को कहना। ये पॉइंट था मेरा। वापसी भी आके जनरल साहब और आबिद शेर अली साहब और बाकी लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे। जनरल साहब को आज मैं अंपायर बना के एक चीज़ पूछ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट, रेफरी के सर अंजाम देंगे आज मेरे प्रोग्राम में। वो एक इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछूंगा तीनों पार्टीज को लेके। ब्रेक लेंगे जी। वेरी वार्म वेलकम बैक दिस शो। सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा सादर रफीक साहब के फैसले का एक शेर है, अब तलक तो देख ना पाए, देखना हम जो चाहते थे। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे इतलाक उसका होता है। जनरल साहब आपके पास मैं आऊँगा, ये कोई मजाक बात तो नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, 1,67,00,000 वोट, 67 लाख वोट के साथ नंबर 1 पार्टी। PMLN 1,28,00,000 वोट के साथ सेकंड पार्टी। इनको गद्दार कहना, ख्वाह वो कुलभूषण का इशू हो, ख्वाह वो कोई और इशू हो, ये सर इस मुल्क में कब खत्म होगा? एक तो इसका जवाब दे दें कि नवाज शरीफ के मुतालिक कह देना वो गद्दार है, पहले भुट्टो साहब के मुतालिक, कभी बेनज़ीर भुट्टो साहब के मुतालिक सिक्योरिटी रिस्क, आज इमरान खान साहब है, कल इमरान खान साहब के मुतालिक। वैसे पॉपुलर इलेक्टेड लोगों को के लीडर्स को जो आप गद्दार कहेंगे तो आप करोड़ों अवाम को गद्दार कह रहे हैं जो उनको इलेक्ट कर रही है। जनरल साहब ये कब खत्म होगा? और दूसरा, आबिद शेर अली साहब ने दो बातें जो कही कि वाजपेयी आया तो कारगिल और वो मोदी आया तो पता नहीं आगे से क्या हो गया, तो इसका जरा आप ये बता दीजिए कि आप व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, बात ये है कि किसी को गद्दार कहना, ये तो मैं समझता हूँ कि खास तौर पे जो हमारे वजीर आजम होते हैं, अब मियाँ साहब को देखे, मियाँ नवाज शरीफ, वो एक हलफ उठा के वजारत उज़्मा का तो उस पर बैठे जी। अब ये कहना कि वो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के जो हलफ उठा रहे हैं वो उसकी गद्दारी करें, मेरा ख्याल ये इंतहाई ज़्यादती है। इस किस्म की गुफ्तगू तो कतन काबिल कबूल नहीं और होनी नहीं चाहिए। सही। अलबत्ता फ़र्क पड़ता है आपकी पॉलिसीज़ की वजह से। अगर आपकी पॉलिसी ऐसी है कि उससे दुश्मन फ़ायदा उठाता है तो पॉलिसी गलत है, उस पर तनकीद होनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी ऐसी है कि दुश्मन उससे फायदा नहीं उठा सकता बल्कि आप अपना फायदा उठाते हैं उससे, तो आपकी तारीफ होनी चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे, नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान साहब में क्या फर्क है इंडिया को लेके, मुल्क दुश्मनी को लेकर या दुश्मन के फायदा उठाने से लेकर? दोनों में क्या फर्क है? दोनों एक ही तरह के लॉयल नहीं है, दोनों नहीं चाहते पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, दोनों नहीं चाहते हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक हो, दोनों नहीं चाहते कश्मीर का मसला हल हो। दोनों में क्या फर्क था या फर्क है इमरान खान नवाज शरीफ में मुल्क की सलामती को लेकर? देखिए, बात यह है कि दोनों लॉयल हैं। ये कहना कि लॉयल नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। नवाज शरीफ साहब भी लॉयल थे, ये भी लॉयल हैं, लेकिन दोनों की पॉलिसी में थोड़ा सा फर्क है। इनकी पॉलिसी में जो अभी जैसे फरह हबीब कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि भारत जो है वो भी आइसोलेटेड, भारत आइसोलेट हुआ अपनी पॉलिसीज की वजह से, अपनी गलत पॉलिसी की, वो उसका हमारा उसमें कोई इतना कमाल नहीं है। लेकिन ये कि जैसे अभी जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वादे कहा कि भारत ने कराया, और जब आप ये खुल के बात करें तो बड़ा मैं समझता हूं कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लें कि मियां साहब के दौर में उफा में जाके मीटिंग होती है, कश्मीर का नाम ही नहीं होता उसमें, जो जॉइंट कम्युनिटी आपका इशू होता है, तो इनको ये कहना कि आप कश्मीर का नाम नहीं लेते, ये गलत है। फिर मियां साहब ने जब मोदी को वहां पे लाहौर में अकोमोडेट किया और वो आए इनके पास बैठे, तो मियां साहब ने एक गलत काम ये किया कि उसमें ना फॉरेन ऑफिस का आदमी था, ना हमारा नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर था, कोई भी ऐसा ऑफिशियल आदमी नहीं था जो कि बातचीत के कोई नोट्स ले लेता और आपके पास कोई रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल सही। वहां पे ये हुआ जी सर, कि उनका इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मौजूद था, उनका वो फॉरेन ऑफिस का जनरल साहब आपका एक पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, मुझे उससे रिस्पांस भी लेना है। बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट उठाए। आबिद शेर अली साहब, आपका मसला थोड़ा सा ये है कि नवाज शरीफ साहब का कि वो भारत को लेकर सॉफ्ट बहुत हुए, भारत को लेकर पॉलिसीज को उन्होंने उस तरह अपहोल्ड नहीं किया, ख्वाह ऊफा हो, ख्वाह कुलभूषण यादव को उस तरह पोस्ट करना हो दुनिया में, इसलिए आप पे सवाल उठते हैं। पीटीआई वगैरह आपको जो भी कहे, लेकिन जनरल साहब ने एक बड़ा मॉडरेट व्यू दिया है कि आप गद्दार तो नहीं है, लेकिन आपकी मुल्क की सलामती की पॉलिसीज पे सवाल उठते हैं इंडिया को लेके। देखें कामरान शाह साहब, जरा पीटीआई को वियना कन्वेंशन पढ़वा दें कि आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के मुताबिक अब ये पाकिस्तान कुलभूषण का केस पाकिस्तान गया था, भारत लेकर गया था। आपने उस वियना कन्वेंशन पे
सिग्नेटरी हैं। अगर आप उस वियना कन्वेंशन के सिग्नेटरी होते हुए आपको तस्लीम नहीं करते तो फिर वन साइडेड फैसला हो जाए तो आप खुश रहते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से वहां पे केस जीता हमने। कुलभूषण यादव पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान का गद्दार, पाकिस्तान का कातिल, पाकिस्तान के, हमने उसको स्पेस तक नहीं दी। आप तो बढ़ बढ़ के जहां तक बात जनरल साहब ने की है, जनरल साहब कि पाकिस्तान के इलेक्टेड वजीर आजम कौन है? ये पाकिस्तान के वो कोई नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग नहीं थी। मोदी उस पर आए मुबारक देने के लिए, तो वो वहां पे कोई आपको जो अगर कोई इनविटेशन होता ऑफिशियली प्रोटोकॉल के मुताबिक वो वहां पर आते तो फिर जाहिर है कोई नेशनल इश्यूज पे बात होती। तो आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल वो फिर मीटिंग होती है और निजी मीटिंग थी, ठीक है। वो आए, वो उनको मुबारकबाद देकर आए, उसमें क्या हाँ मैं मेरी बात एक सेकंड मैं फिर आगे अगर माजी में जाऊं तो जनरल साहब मैं आपको कहूँ कि जो जब नवाज शरीफ को कारगिल के केस में गद्दार कह के उतारा गया उसी वक्त जनरल मुशर्रफ ने जो मीटिंग हुई वहां पर उनके वजीर आजम को चौक के सलाम किया। हमें तो हाथ मिलाने पर गद्दार कह दिया गया था। अगर आपको याद हो, मैं आपकी याददाश्त को रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ कि उस वक्त टाइटल दिया गया नवाज शरीफ को, जी इन्होंने हाथ मिलाया। आबिद साहब ठीक कह रहे हैं, मैं गद्दार किसी को नहीं कहता कि उसने हाथ मिलाया इसमें, लेकिन एक चीज वादे है कि वहां पे जब ये लाहौर में मिले हैं तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का अजीत दोवल मौजूद था, वहां पे दूसरे भी उनके सरकारी लोग मौजूद थे। आज हमारे पास गुफ्तगू का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि क्या बातचीत हुई। हो सकता है कि बातचीत जो है निजी नौयत की हुई हो, लेकिन लोगों को उंगलियां उठाने का मौका ना मिलता अगर आप वहां पे दो सर पॉइंट आ गया आपका। फरूक हबीब साहब, मैं उससे बढ़कर एक सवाल कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत कब मैच्योर होगी कि हम आप जैसी पार्टी 1.67 लाख वोट वाली उनको उनके प्राइम मिनिस्टर को भी पीपल्स पार्टी या कोई और पार्टी दहशतगर्दों का दोस्त ना कहे, और आप भी 1.28 करोड़ वाली पार्टी या इवन 50-70 लाख वाली इलेक्टेड पार्टी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते ना फिरे क्योंकि आपने वोट लेने और लोगों को बताना कि ये तो गद्दार है जी, नवाज शरीफ गद्दार है, बेनज़ीर गद्दार है, ये ना हो। ये किस तरह इसकी पहल कौन करेगा इस मुल्क में? फरूक हबीब साहब देखें बात यह है कामरान, हमने मुल्की मफाद को देखना है, मुल्क की कौमी सलामती को देखना है, और जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर चीज़ें हैं वो हमने करनी है। अभी जनरल साहब बात कर रहे थे कि बात हुई अभी ये कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले की, उससे पहले कराची कौंसलेट के अंदर भी हमला हुआ, ज़ीरो टॉलरेंस थी। जो हमारे भारत ने उनके जहाज तो इनके दौर में भी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ है, दोनों जहाज़ों को इनके दौर में भी ऑपरेशन हुआ है। सुन लेना जी जी। और सुन तो लेना, मैं भारत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उनके 2 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए, हमने कोई टॉलरेंस शो नहीं की उनको। उसकी वजह यह है कि भारत हमेशा से ये दुनिया को पैगाम देता था, हमारी इस कमज़ोरी कह लें, हमारी इसको आप हमारी सॉफ्ट इसको तरीक़ेकार को समझ लें कि हम उस तरीके से अपना पॉइंट दुनिया को प्रेजेंट नहीं करते थे जिस तरीके से आज प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि वो ये चाबहार के अंदर चाइना ने किक आउट किया, तो चाइना पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। देखिए जनरल साहब भी और मेरी बात तो सुन लें यार, लद्दाख का इशू जो है चाइना का अपना इशू है, वो पाकिस्तान की वजह से नहीं किया, लेके आगे चल रहा है। नहीं सर नहीं, वो वैसे चाइना हमारे साथ है, बात ये है, लेकिन लद्दाख को आप अपना नहीं यार, ये तो गलत है। सुन ले नहीं मैं उस तरह नहीं कह रहा, आप बात को मेरी समझ नहीं रहे, आप मेरी बात को समझ लें। चल मैं कोई टाइम बड़ा कम है फरूक साहब, ज्यादा मुझे सिर्फ 20 सेकंड दे दें, मुझे सिर्फ 20 सेकंड दे दें। देखिए जब मैं आपको बात कर रहा हूँ, जब भारत लूज बॉल देगा, अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएगा तो उसका नुकसान भी उसी को होगा। मैं समझता हूं कि वो तमाम चीजें पाकिस्तान की भी फेवर। पॉइंट आ गया आपका, मैं तो ये बात आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। शहला साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स ना बांटें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को मैच्योर होने दें, कौमी सलामती पे बैठ के इशूज़ पे बात करें। फॉरेन पॉलिसी पे हुकूमत अपोजिशन को एक ही होना चाहिए मेरे नज़दीक तमाम इदारों। देखिए हम कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, लेकिन अगर फ्लोर ऑफ द हाउस एक दहशतगर्द को शहीद कहा जाएगा तो हमें बोलने का हक है, और उसके जवाब में मेरे लीडर को जो है एहसान ट्वीट करेगा तो हमें हक है कि ये वो लोग जो है उसे शहीद कह रहे हैं जो तालिबान को बिछड़ा भाई कहते थे, जो उन्हें ऑफिसेस देने की बात करते थे, और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था। दूसरी बात यह है कि जी हम
मुझ शेख में हमारे वजीर आजम ने सबूत पेश किए। आपने ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी हम पे डाल दी। हम थे तो हमने सलाला पे जो हुआ तो हमने नेटो की सप्लाई रोक दी, हमने शमसी बेस खाली करा ली। आप हैं क्या? हमने ईरान गैस लाइन पे जो है माहिदा करके दिखाया। और हम वो नहीं है कि आज आप कह रहे हैं SSR हमने लोगों को बताई। आपने तो उनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा था। आपने कहा ये जीत जाए मोदी तो हम कश्मीर पे बात करेंगे। आप तो वो लोग हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ पढ़ते ही नहीं है। दूसरी बात ये, मैं एक और बात कहूं, एक और बात, मुझे बस आखिरी बात कहनी है, आखिरी बात कहनी है, प्लीज प्लीज मुझे आखिरी बात कहनी है, आखिरी बात कहनी है। फरूक को कितनी दफा बुलवाएंगे आप? 3 दफा तो बोल चुके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी हुकूमत, जनरल हमीद गुल ने खुद एतराफ़ किया था मरहूम ने कि हम बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क समझते थे, इसलिए हमने उनकी गवर्नमेंटें गिराई। हमारी हुकूमतें ऐसे ही नहीं गिरी। राइट, मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आप शेर अली और फारूक हबीब से जरूर बात करूंगा। और ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मैंने अशोका को लेकर और यूट्यूब को लेकर दोनों चीज़ों को की आपस में बड़ी मुताबिकत मिल रही है। यूट्यूब पर पाकिस्तान पाबंदी लगने जा रही है। एक ब्रेक लूंगा। वेरी वार्म वेलकम बैक टू शो। बड़ी अजीब व गरीब खबर है कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के दौर में ये परसेप्शन ग्रो कर रहा है, हुकूमत यूट्यूब में पाबंदी लगाने जा रही है। और उसको लेकर आज डिजिटल पाकिस्तान की जो मावन खसूसी एडवाइज़र हैं तानिया इदरीस, उनका भी ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि बैनिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब इज़ नॉट अ सोल्यूशन। द 3 years when YouTube was banned in Pakistan, it held back our content creator ecosystem which has just started to flourish now, creating employment opportunities for thousands. तो फ़ारूक साहब, ये यूट्यूब पे पाबंदी लगाकर आपकी हुकूमत ना सिर्फ अज़ार राय की आज़ादी जो है, आज़ादी जो है उस पर कतगल लगाएगी, वो आपको ब्लेम जाएगा। दूसरा, लाखों लोग, हज़ारों लोग जो लाखों रुपया कमा रहे हैं इससे, वो जॉबलेस होंगे और वो दुआएं तो नहीं देंगे फिर गवर्नमेंट को। करने जा रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि हुकूमत जो है वो कतन जो है इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाने जा रही। एक केस जो है वो गालिबन जो है वो आप मुझे दुरुस्त फरमाइएगा, अदालत के अंदर जो है वो किसी केस के हवाले से, ऑब्जर्व के हवाले से, लेकिन मैं समझ हुकूमत जो है वो इन तमाम फोरम्स के हक़ में है। और उसके साथ साथ अगर इनको आप रेगुलराइज करना चाहते हैं, इनको जो है वो पॉलिसीज़ के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, अगर किसी को कोई इशू है, कोई ऐसा कंटेंट जो कि हमारे लिए जो है वो काबिल एतराज़ है, उसको आप किसी तरीके से जो है वो कैटर करने के हवाले से कोई इस किस्म की पॉलिसी वर्कआउट कर सकते हैं यूट्यूब के साथ। लेकिन मुकम्मल बैन की जो है वो कतई किसी सूरत जो है वो ना मैं, आपका ये पॉइंट आ गया, ना मैं समझ। आबिद अली साहब, आपसे भी थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, और वो ये कि नून लीग की क़यादत जो है ऑब्वियसली वो नज़र नहीं आती। आपकी सेकंड टायर लीडरशिप बाहर है। शहबाज शरीफ साहब अपने केसेस भुगत रहे, मरीम नवाज साहबा का ट्विटर बिल्कुल डेड है, नवाज शरीफ साहब लंदन में। तो आप लोग, इमरान खान साहब कुछ भी करें, अच्छी पॉलिसी, बैड पॉलिसी, अवाम के पास अभी आपके पास जाने वाली ऑप्शन कोई नहीं, लीडरशिप नहीं है। व्हाट्स योर टेक आबिद साहब? अल्लाह के फजल करम से कामरान शाहिद साहब मुशर्रफ के दौर में भी पार्टी और हमारे वोटर्स इंटैक्ट थे। अल्लाह के फजल करम से उस वक्त भी हम ऐसे उभरे थे, उस वक्त भी ऐसे ही केसेस, फैब्रिकेटेड केसेस बनाए गए। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को एग्जाइल में भेज दिया गया। अभी जिस तरह के बोंडा नैब है, मैं तो चाहता था कि आप नैब पे बात करते, नैब के चेयरमैन जो हैं हमारे, उनके करैक्टर पे बात करते, जो कोई करैक्टर लेस नंगी आती हो, उससे आप इंसाफ की तोको करें। एक पॉलिटिकल पार्टी, लार्जेस्ट पाकिस्तान की पार्टी, जो 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3, मेरी बात सुने, 2/3 मेजॉरिटी जो मैंने तो नहीं डाली कामरान शाहिद साहब। आमिर भाई, इसमें वीडियो में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो कंटेंट था कंट्रोवर्शियल। लेकिन एक बंदे को जब आप मुझे बताएं, चीनी चोरों को मुल्क से बाहर भगा दिया, आटा चोरों को आपने असेंबली में बना दिया, ये सवाल आपके वैलिड है, आपने बना दिया। आटे की कीमत जो हमारे दौर में 650 की थी और सब्सिडाइज करके 350 का थैला था, 1350 रुपए में आप गरीब लोगों को कामरान शाहिद साहब थैला दे रहे आटे का। आप बिजली के बिलों में 1000 गुना आपने इजाफा कर दिया। आप ये हमारे वो इश्यूज हैं जो जिनकी ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये मसले ऐसे हैं जो अभी गवर्नमेंट नबर्द आजमा है। लेकिन आज़ादी इज़हार राय जो है, मैं दोबारा बता दूं, फारूक हबीब साहब को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका तारीख में नाम उसके हवाले से भी लिखा जाएगा। एक ज़माना था जब अशोका जो था उसने तलवार उठाई हुई थी और वहाँ के अपने ही लोगों के ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ किए हुए थे, तो उसको लोग बारबेरियन अशोका कहते थे, लेकिन फिर वो अच्छा हो गया और उसको लोग ग्रेट अशोका कहते थे। अब ये प्राइम मिनिस्टर वक्त के हर हुक्मरान पे जिम्मेदारी है कि वो क्या बनना चाहता है, ग्रेट या बैड। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।
Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.